नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक किरदार। कॉलोनी के रास्ते तक अभी पहुंचा ही था कि मीता का फ़ोन आया। पिताजी पोस्टमैन को याद कर रहे हैं। पूछते हैं कि पेंशन अभी तक क्यों नहीं आया। ओफो, बिल्कुल भूल ही गया मैं तो। चल वापस घर ही आता हूँ। पोस्टमैन का कोट और बैग बाहर तैयार करके रख, मैं आता हूँ। कहते हुए मैं वापस घर की ओर चल पड़ा। माँ के गुजरने के बाद पिताजी एक लंबे अरसे से बीमार रहे हैं। उनके आँख, कान और पैर में भी बहुत कम साथ देते हैं, पर दिल और दिमाग काफ़ी स्वस्थ और मजबूत भी। रिटायरमेंट के समय उनके पेंशन के सारे कागजात मेरे बड़े भाई ने ही निपटाए थे। पिताजी का पेंशन भी बड़े भाई के शहर में उन्होंने बैंक अकाउंट बनवाया था, उसी में हर महीने जमा होता रहता। लेकिन पिताजी को बड़े भाई पर भरोसा कतई नहीं था। जिद्दी भी ऐसे रहे हैं कि हम में से किसी की भी एक भी कभी नहीं सुने। उनकी जिद के आगे हमेशा हमें ही झुकना होता था। फिर उनके कुछ रिटायर्ड दोस्तों को भी मनी ऑर्डर के जरिए ही पेंशन मिलता था, सो उनके मन में भी ये ख्याल पक्का बस गया था कि पेंशन तो हर महीने पोस्टमैन के हाथ ही आ जाना चाहिए। बस फिर क्या था, उनके दिल को संभालने के वास्ते महीने में एक बार मुझे ही पोस्टमैन का रोल निभाना पड़ता था। घर के दरवाजे पर ही पोस्टमैन जैसा कोट और बैग लेकर मीता खड़ी थी। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना, मेरा मन असमंजस में रहता। ऐसे मौके पर मैं जरा अस्वस्थ हो जाता। पिताजी की खुशी के लिए उन्हीं को ऐसे धोखा देना होगा, लेकिन मीता मेरा हौसला बढ़ाती। इसमें धोखा देने की कोई बात ही कहाँ से आई। बुजुर्गों का स्वभाव और सम्मान को बनाए रखने के लिए ये सब कुछ करना ही पड़ता है ना। आप वैसे तो हार मानने वालों में से हो नहीं, फिर क्यों जी छोटा कर लेते हो। पिताजी की हर इच्छा को पूर्ण करना आपका फर्ज भी तो है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप ये किरदार भी बखूबी निभा सकेंगे। उसकी आंखों का अमृत मुझे आत्मविश्वास से ही भर दे। फुर्ती से खाकी कोट पहनकर बैग कंधे पर ले लिया और जरा आवाज़ बदलकर पिताजी के कानों तक पहुंच सके ऐसी पोस्टमैन की पुकार लगाते हुए सीधा ही पहुंच गया उनके पास। कमज़ोर आंखें और कमज़ोर कान की वजह से बहुत ही कम देख सुन पाते पिताजी को पोस्टमैन की एक ही चीख पल भर में जगा देती। दिखने में जरा सा भी फर्क न होने के बावजूद भी पास रखे हुए चश्मे को आंख के ऊपर लगाते हुए पिताजी बोले, भाई तेरा ही इंतज़ार था। इस महीने देर कर दी भैया। अरे दादू, मनी ऑर्डर ऊपर से मिले तभी तो आपको देने आ सकता हूँ ना। लो इधर साइन कर दीजिए और ये पैसे भी गिन लीजिए। बैग से मनी ऑर्डर के कागजात, पेन और पैसे पिताजी को थमाते हुए मैं बोला। ये सारी चीज़ें तो मीता ने पहले से ही तैयार कर दी थी। इस नाटक में वह भी उतनी ही हिस्सेदार है। बड़ी ही बारीकी से आंखें बिछाते हुए पिताजी साइन करते हैं और पैसे भी गिन लेते हैं। फिर उनमें से कुछ रुपए अपने सिरहाने के नीचे रखे बटुए में रख कर बाकी बचे रुपए मीता को देते हुए बताते हैं, ये ले मीता, गिन कर एक तरफ संभाल कर रख दे। फिर मुझे कहने लगे, इस बार ना सही लेकिन अगर अगले बार महीने महंगाई भत्ता समेत यदि तू पेंशन लाएगा तो मुंह मीठा करवा के तुझे भी बख्शीश जरूर दूंगा। हाँ। उनके चेहरे की ठंडक को देखकर संतुष्ट होकर हंसते हुए मैं भी चल दूं। पर इस संतुष्टि का स्वाद हम ज़्यादा दिन तक चख नहीं पाते। एक बार तो पिताजी ने भारी जिद पकड़ ली। कहने लगे कि जल्दी से किसी अच्छे डॉक्टर को बुला ले। पूछना है कि मैं लड्डू खा सकता हूँ या नहीं। बहुत मन कर रहा है लड्डू खाने का। डॉक्टर ने तीखा और तेल वाला खाने को मना किया है। बाकी कभी कभार एक दो लड्डू खा लेने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती। मैंने समझाया, पर वे ऐसे थोड़े ही मानने वाले थे। बोले, तू डॉक्टर का पढ़ लिख कर आया है, तू होशियार हो गया है तू। डॉक्टर मुझे देखकर कहे वही बात तो मैं तो सच्ची जानूं। क्या किया जाए। अंदर के कमरे में इकट्ठे होकर सब सोचने लगे।
इतनी सी बात के लिए डॉक्टर को कैसे बुलाया जा सकता है। इतने मेरा बेटा संजू अपने कमरे से एक पेटी लेकर दौड़ता हुआ आता है। पापा, जब मैं छोटा था तब इसी पेटी के खिलौने से डॉक्टर डॉक्टर खेला करता था। आज ये आपके कुछ काम आ सकती है। उसकी ये बालिश हरकतें से मुझे गुस्सा आना ही था, लेकिन तभी मीता ने हंसकर उसकी बात को बढ़ावा दिया। इसमें गलत भी क्या है आखिर? 2 मिनट डॉक्टर बन जाओ, पोस्टमैन से भी ज़्यादा स्मार्ट तो लगोगे ही, और पिताजी की लड्डू खाने की ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है। लेकिन मैं असमंजस महसूस करता हूँ। देखिए, पिताजी को लड्डू तो खाना ही है। जब तक डॉक्टर नहीं कहेंगे तब तक लड्डू की इच्छा अधूरी रहेगी। वैसे भी माँ के हाथ के बने लड्डू उनको बहुत पसंद थे, ये बात मैं ही जानती हूँ। भले ही हम याद ना दिलाएं, पर आज माँ का जन्मदिन है, शायद इसलिए। फिर मुझे तो आप पर पूरा यकीन है कि आप डॉक्टर बनकर ये काम भी बखूबी पूरा कर पाओगे। मुझे पता है आप इस रोल में भी कामयाब होकर रहेंगे। आपको मैं ही जानूं। एक बार फिर मीता ने मेरे अंदर आत्मविश्वास का प्राणवायु फूंक दिया। कपड़े बदल कर जरा सज संवर कर मैं संजू की पेटी लेकर पिताजी के पास जा पहुंचा। डॉक्टर साहब आए हैं। मीता ने पिताजी के साथ मेरा परिचय भी निराले अंदाज से करवा दिया। इतनी जल्दी? वायुयान में बैठकर आए हैं क्या? पिताजी बोले। हाँ हाँ दादू, समझो उड़कर ही आया हूँ। यहाँ से फ़ोन आया तब मैं इधर के ही एक पेशेंट को देखकर गुजर रहा था। जितनी हो सके उतनी कोशिश की मैंने डॉक्टरी लहजे में बात करने की। फिर संजू की पेटी से स्टेथोस्कोप निकाल के कान में डाला और दूसरा छोर पिताजी की छाती पर रख के गहरी सांस लेने को कहा। फिर आंखें और जीभ को जांचने का भी कुछ अभिनय करते हुए मैंने बोला, लड्डू खाने का है ना? क्या? हाँ हाँ। लेकिन आपको कैसे मालूम? पिताजी बोले। फ़ोन आया तब पेशेंट को क्या तकलीफ़ है वो तो हम पूछ ही लेंगे ना दादू। आप बेफिक्र होकर लड्डू खाएं और खिलाएं। आपको कोई तकलीफ़ नहीं, सो चिंता की कोई बात नहीं। कहते हुए मैं पेटी बंद करता हूँ। मेरी परमिशन मिलते ही खुश हो उठे पिताजी मीता को कहते हैं, तेरी सास बनाती वैसी लड्डू बनाओ। मैं तो एक ही खाऊंगा, पर तुम सब खाना। सुनकर मैं हंस पड़ा। पिताजी के चेहरे पर दौड़ रही आनंद की लकीरों को मैं देखता रहा। मेरी कामयाबी पर विजय अंगूठा दिखाकर मीता मेरे सामने मुस्कुराती है। खुश होकर मैं भी संजू की पेटी हाथ में थामकर बाहर की ओर निकल जाता हूँ। कुछ दिन सब ठीक ठाक चलता रहा। फिर एक दिन पिताजी ने मुझे बुलाया। छोटे, मुझे पास बुलाकर पिताजी ने मुझे बड़े भैया के समाचार पूछे। शहर से बड़े भाई के कुछ समाचार नहीं हैं। अरे बाबूजी, उनकी तो नौकरी ही ऐसी है, क्या करें। जब भी फ़ोन पर बात होती है तब वो ज़रूर याद करता है और आपके समाचार भी जान लेते हैं। तत्काल सुंदरोत्तम को जवाब सूझता है, मैं दे देता हूँ। ऐसे थोड़े ही होता है, ऐसी कैसी नौकरी। ऐसा करो, उसे कल ही बुला लो यहाँ मेरे पास। 1.5 साल से तो उसे देखा तक नहीं। पिताजी बोले। कल ही कैसे आ पाएगा वो? मैंने बात टालने की कोशिश की। क्यों? उसकी खुद की गाड़ी है, वो लेकर आए तो 2 घंटों का ही तो रास्ता है। 2 मिनट मेरे साथ बैठ के चला जाएगा तो भी चलेगा। तुम उसे फ़ोन लगाओ, उसे बता देना कि बाबूजी याद कर रहे हैं, आना ही होगा बस। पिताजी ने तो ऐसे ही आदेश कर दिया। फिर अंदर कमरे में हमारी कॉन्फ्रेंस इकट्ठी हुई। बड़े भैया को फ़ोन करके सारे प्रयास निष्फल होकर समाप्त हो जाते हैं। तब संजू और मीता की प्रश्नार्थों से एवं आशाओं से भरी चारों निगाहें एक बार फिर बड़े ही निराले अर्थपूर्ण ढंग से मेरे ऊपर टिकती हैं। मैं समझ रहा हूँ तुम लोग जो चाहते हो। वैसे मैं तैयार हूँ मोटा भाई, बनना मेरे लिए कोई मुश्किल चुनौती नहीं है। उसकी तो आवाज़ और बॉडी लैंग्वेज भी
मुझसे कुछ और ख़ास अलग नहीं है। फिर ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। लेकिन हमेशा इसी तरह पिताजी को कभी सच्चाई पता चल जाएगी तब उन्हें दुख नहीं होगा क्या? मैंने कहा। पास आकर मीता बोली, सच्चाई बताकर आप बापू जी का कौन सा सुख देने वाले हैं? क्या आप बाबूजी को बता सकेंगे कि बड़े भैया ने ना कभी आपका फ़ोन उठाया है और ना ही कभी आपको याद किया है? माँ बाप हमें खुश रखने के लिए ज़मीन आसमान एक कर देते हैं कि नहीं? फिर हमें तो बस उनको हर हाल में खुश रखना है, बस इतना ही हम चाहें। और हमें क्या चाहिए? बाबूजी के लिए आपने कितना कुछ किया है, तो मुझे यकीन है कि आप इस किरदार को भी बखूबी निभा पाएंगे। फिर तो क्या था, आखिर दूसरे दिन पिताजी के सामने बड़ा भाई आ ही पहुंचा। आओ भाई, कितने समय बाद देखा तुम्हें। कभी कभी आता जाता रह भाई, मेरे दिल को अच्छा लगे। पिताजी की आंखों में खुशी के आंसू छलक गए। क्या करूं बाबूजी, पूरे जिले का वही वाट मेरे ऊपर चलता है। उसमें भी ये चुनावी माहौल के दौड़ धूप भरे दिन, सो एक पल की भी छुट्टी ना मिल सकती। मैं कहता हूँ, अच्छा भाई, बड़ा कलेक्टर बना है तो जिम्मेदारी भी तो बनती होगी ना। तू आ गया, मैं तो खुश हूँ, मेरे लिए यही काफ़ी है। लेकिन ये चुनाव खत्म होते ही तुम चैन से कुछ दिन यहाँ मेरे पास आके रहना। हाँ पिताजी। पिताजी के चेहरे पर संतोष भरी शांति छाती है। ये देख के मुझे भी आनंद मिलता है। मीता के साथ इस बार संजू भी अंगूठा दिखाकर इशारों में ही मुझे वेल डन कह देता है और मैं पिताजी के चरण छूकर इजाज़त लेता हूँ। लेकिन संतोष का ये जायका भी हमें कितने दिन चखने वाले थे। एक दिन सुबह सुबह मीता ने मुझे जगाया। जरा देखिए तो बाबूजी आज अभी तक नींद से उठे क्यों नहीं होंगे? इसमें घबराना कैसा, रात को देर से नींद की गोली खाई होगी। चैन से उन्हें सोने दो ना, तुम भी सो जाओ। मैं बिना जागे ही कहता हूँ। झुंझलाई हुई मीता बोली, ना ऐसा तो नहीं लगता, नींद की दवा तो रोज़ लेते हैं, फिर भी हमेशा जल्दी उठकर पाठ करने लग जाते हैं। आज कुछ आप देखिए तो सही। चलिए तो मैं पिताजी के पास जाता हूँ। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली हुई है। उनके सिर और कलाई पर हाथ रख के देखा, पर उनके शरीर में ऊष्मा महसूस नहीं हुई। छाती पर कान रखता हूँ, मैं सन्न रह जाता हूँ। मुझे उनके शरीर में चेतना मालूम नहीं पड़ रही थी। मैं लगभग चिल्लाते हुए बोलता हूँ, कोई डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। मीता बाहर की ओर दौड़ जाती। अपने कमरे में सोया हुआ संजू मेरी चीख सुनकर जाग आता है। दौड़कर अपनी पेटी लेकर मेरे पास आता है। मेरी आंखों में पानी उभरते हैं। बेटे, इस बार सच्चे वाले डॉक्टर की ज़रूरत है। मेरी तरफ और पिताजी की तरफ देखते हुए वह हालत की गंभीरता को परखने की कोशिश करता है। इतने में तो मीता ने सारे पड़ोसियों को बुला लिया। उसने डॉक्टर को और रिश्तेदारों को भी फ़ोन कर दिए। कुछ ही समय में सारे लोग घर में इकट्ठा होने लगे। डॉक्टर भी आके गए। नीरव शांति और बिखरी बिखरी सी सिसकियों के सहारे घर में भीड़ बढ़ने लगी। मैं पिताजी के पार्थिव देह के पास उसी हाल में बैठा रहा। कुछ समझ में नहीं आता था। पिताजी के चेहरे पर अब भी वैसी ही मुस्कुराहट फैली हुई है। ऐसा लगे कि मानो अभी भी उठ के मुझसे कहेंगे, ये चुनाव तो कब के ख़त्म हो गए, अभी तक बड़ा भाई क्यों नहीं दिखाई दिया? इस बार वो आए तो लड्डू ही बनाएंगे। हाँ, और देख छोटे, 1 महीने का पेंशन महंगाई भत्ते के साथ ज़्यादा आने वाला है। पोस्टमैन आए तो याद करा देना, उसे भी खुश करना है, समझा ना? लेकिन पिताजी कहाँ कुछ बोलने वाले थे। उसके खुशहाल चेहरे को मैं देखता रहता हूँ। ऐसे में मीता मेरे करीब आती है, मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, लो उठा लो, अब जल्दी से नहाकर लाल धोती पहन लीजिए। पिताजी को पहला कंधा आपको ही देना है। अग्नि संस्कार भी आप ही करेंगे और सारी विधियों में भी
आप ही यज्ञोपवीत भी सव्य अपसव्य करनी पड़ेगी। खड़े हो जाइए जल्दी से, अब बेटे का फ़र्ज़ निभाने की घड़ी आई है। फिर मुझे तो इस बार भी आप पर पूरा भरोसा है कि। तो ये थी कहानी किरदार। धन्यवाद।